आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले वादी कश्मीर की, जहां पर वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा तनाव रहा, क्योंकि बडगाम के नारबल इलाके में आज सुबह सीआरपीएफ के एहलकारों की फायरिंग से एक आम शहरी जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक नारबल काउसा में एक सिविल गाड़ी ने सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 नाके तोड़े, जिस पर यहां पर एक नाके पर तैनात सीआरपीएफ एहलकारों ने इस गाड़ी पर गोली चलाई। नारबल इलाके का काउसा ये इलाका, जहां पर काउसा के नज़दीक सीआरपीएफ एहलकारों की एक नाका पार्टी ने अपनी जाती गाड़ी में सवार एक शहरी को रुकने का इशारा दिया। वो नहीं रुका और इसके बाद यहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने पहले हवा में फायरिंग की और इसके बाद इस गाड़ी पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में शहरी की मौत हो गई। मज़कूरा शहरी को नाजुक हालत में अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर पहुंचाते ही डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। महलूक की शनाख्त पीर महराजुद्दीन शाह साकिन मखामा बीरवा बडगाम के बतौर हुई। इधर नौजवान की हलाकत के बाद इलाके के अंदर पुरतशद्दुद हालात भी देखने को मिले, जिसके बाद मज़कूरा नौजवान को पुरनम आंखों के साथ सपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। सीआरपीएफ की जानिब से भी इस वाक़े पर तफसीली बयान जारी किया गया है। इधर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। रियासत के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी एक तरफ, जबकि दूसरी जानिब सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर, पीडीपी लीडर डॉक्टर हरबख्श सिंह, कारवाने इस्लामी के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने भी वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया और ज़िला मजिस्ट्रेट बडगाम की माने तो मामले की निस्बत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस बीच इलाके के अंदर आज संगबाजी भी देखने को मिली, जहां पर फोर्सेज ने मुश्तिल नौजवानों के खिलाफ आज ताकत का भी इस्तेमाल किया। अब बात कोरोना वायरस की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से 11वें शख्स की मौत हो गई है। जहां जम्मू में आज कोरोना वायरस में मुब्तला एक 75 साला शहरी की मौत हुई है। मज़कूरा शहरी ने प्रीतनगर डिग्याना में वाक़ अपने घर में आखिरी सांस ली। ज़राए के मुताबिक मरने वाले शहरी को घर वालों ने आखिरी वक्त पर जीएमसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया और डॉक्टरों ने उसका नमूना भी लिया, जिसके बाद लाश को मुर्दा घर में रखा गया। और जीएमसी जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह के हवाले से खबर यह आ रही कि उनके मुताबिक टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज 971 हो गई है, जहां जम्मू कश्मीर से 37 मुस्बत मामलों की आज तस्दीक हुई, जिनमें 30 वादी कश्मीर से, जबकि 7 नए केस जम्मू सूबे से आए हैं। और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी से अब तक 874 और जम्मू सूबे से 91 मुस्बत मामलों की तस्दीक हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 75,066 के पार हो गई है और 2442 अमवात के साथ दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की तादाद आज 2,94,000 से तजावुज कर गई है। वहीं कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे होशरुबा इजाफे के साथ वादी कश्मीर में, जहां एक तरफ गुज़श्ता 53 दिनों से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है, वहीं बढ़ते कोरोना केसेस की तादाद से लोगों में खौफ और तशवीश की लहर भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहा, हर सू सन्नाटा छाया रहा और लॉकडाउन को मुमकिन बनाने के लिए सड़कों और गली कोचों तक कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। चंद इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त भी नजर आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक में इन इलाकों के अंदर इजाफा भी देखने को मिलता है और सभी अजला में लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिजुल अमल है, जबकि बिला जवाज सड़कों पर चलने फिरने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। वहीं जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले से इंतजामिया की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इंतजामिया ने मंजगाम इलाके को अगरचे रेड जोन करार दिया है, ताहम इलाका मुकम्मल तौर सील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां नकलो हरकत आज भी जारी है। और मंजगाम में मकामी लोगों ने आज शिकायत की कि अगरचे इलाके को चंद रोज कबल रेड जोन करार दिया गया था, ताहम इस इलाके में सिक्योरिटी के इंतजामात इन दिनों नजर ही नहीं आ रहे। जहां लॉकडाउन के दौरान रेड जोन वाले इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर लोगों की आमदोरफ्त पर नकलो अमल पर पाबंदी आयद की जाती है, ताहम मंजगाम रेड जोन के अंदर आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ सफर कर रहे हैं।
मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान भी जहां निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन इंतजामिया से स्कूल फीस माफ़ करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार ने वाज़ेह कर दिया कि इस तरह की कोई भी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ताहम कमज़ोर तबका ज़रूर इस लॉकडाउन के दौरान नुकसान उठा रहा है और सूरत हाल के पेश नज़र राहत पहुँचाने के लिए एसोसिएशन ने मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने उठाया है। उनने श्रीनगर में आज बात की हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी से। जहाँ तक इस पैंडेमिक लॉकडाउन का ताल्लुक़ है, कश्मीर से बाहर तो 1-1.5 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, लेकिन हम तो वर्चुअली अगस्त से ही लॉकडाउन में हैं। यहाँ अगस्त से ही सारे स्कूल वगैरह सारे इदारे इन्हें भी लॉकडाउन में हैं। इस ताल्लुक़ से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग आई है कि पेरेंट्स को फ़ी पे करना चाहिए। अब इसमें मामला है कि जो बहुत ही मुतासिर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो फ़ीस नहीं दे पाएंगे, उसके लिए सिंपल सी बात है कि हमने फ़ैसला लिया है कि एसोसिएशन केस टू केस बेसिस पे उसमें देखेगी। किसी मुतासिर और किसी मुस्तहिक आदमी को इस बिना पे तालीम नहीं रोकी जाएगी कि उसके पास फ़ीस नहीं है। लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ख़ासकर जो ये सोशल मीडिया के ज़रिए वो लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैक्सिमम जो सरकारी मुलाजिम है जिनको यूटी बनने के बाद बाकायदा चाइल्ड अलाउंस भी मिल रहा है, ग्रॉसरी वाले, बैंक वाले और उसके साथ मेडिकल स्टोर वाले जिनका बिजनेस मुतासर नहीं हुआ, उनको फ़ीस अदा करना चाहिए। और अगर वो फ़ीस अदा नहीं करते हैं तो बताइए, हमारे स्कूलों की फ़ीस जो है वो एवरेज 400, 500, 1000, 1200 है या 2000 तक हमारी फ़ीस है। सवाल है कि हमारे स्कूल किस तरह सस्टेन करेंगे जबकि 50% बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार के पास 50% ही बच्चे हैं और उनके पास 10,000 करोड़ का बजट है जो पब्लिक मनी है। इसमें कोई शक नहीं कि जो स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी गरीब फैमिलीज से हैं। उनकी सैलरी मुझे नहीं लगता है कि जो एवरेज स्कूल्स हम देखते हैं 10,000 से बिलो ही है, लेकिन फिर भी उनका सर्वाइवल हमें देखना है कि जब हम एक मज़दूर की बात करते हैं, कहते हैं कि इसके सर्वाइवल की बात की जाए क्योंकि उन्हें आज दवाई भी नहीं है। तो उस सूरत में उन लोगों से जिनने काम किया है, जो एसेंशियल सर्विसेज में आए हैं, क्योंकि क्राइटेरिया पहले ही बना हुआ है, जो मुलाजमीन हैं उन्हें फ़ीस तो माफ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो गरीब तबका है उन्हें रिलैक्सेशन स्कूल एसोसिएशन की जानिब से या स्कूल मालिकान की जानिब से आप नहीं समझते हैं कि उनको अभी मिलना चाहिए, क्योंकि हालत वैसी है अभी। हिलाल साहब, बाकायदा ये बिल्कुल सही बात है कि जो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिनकी इनकम बिल्कुल ख़त्म हुई है, उस ताल्लुक से हमारी पॉलिसी है कि स्कूल एसोसिएशन केस टू केस बेसिस उनकी हेल्प करेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने बाकायदा गवर्नमेंट को भी ये प्रपोजल दिया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बाकायदा LG से भी ये मसला उठाया है। लेकिन मैसेजेस तो हर किसी पेरेंट को आए हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो मुलाजिम है, हर किसी को मैसेज मिला है कि यू हैव टू पे द फ़ी। तो उस पर उन्हें कन्विंस क्यों नहीं किया, उन्हें आपने अभी तक ये इतला क्यों? देखिए, सवाल है कि स्कूलों का एक सॉफ्टवेयर होता है, जब मैसेज जाती है तो बल्क में जाती है। दूसरी बात यह है कि स्कूल को मालूम है कि कौन मुतासर हुआ है, कौन मुतासर नहीं। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि जो एसेंशियल सर्विस रही, सरकारी मुलाजिम रहे, अगर वो फ़ीस अदा करते हैं तो कम से कम ये भी हकीकत है कि 65,000 टीचर्स, नॉन टीचर्स, मेड्स, ड्राइवर्स का रोज़गार स्कूलों से ही जुड़ा हुआ है। अगर स्कूलों की इनकम बिल्कुल ख़त्म होती है तो सवाल ये है कि वो 65,000 लोग कहाँ जाएंगे, एक बात। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो बहुत मुतासर हुई हैं, केस टू केस बेस पे स्कूल एसोसिएशन उनके मामलात को देखेगी। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो बाकायदा स्कूल से या एसोसिएशन से रब्ता जो है आराम से कर सकता है। केस टू केस से क्या मुराद हो सकती है? क्योंकि बेशतर जो मज़दूर तबका है उनके बच्चों को क्या ये नहीं कहा जा सकता कि जो मज़दूरी करते हैं, जो हैंड टू माउथ है, जो योमिया काम करते हैं, तो उनका फ़ी, उन्हें रिलैक्सेशन, मैं माफ़ की बात नहीं करता। मतलब मैं आपको तो एक वैन वाला है, ठीक, वो टैक्सी चला रहा है, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लाए, अपना परमिट लाए, हमें पता है किसने काम नहीं किया, ठीक। इसके अलावा कोई ऐसा पेरेंट है वो कह रहा है मेरी ये इनकम थी बिल्कुल ख़त्म हो गई, मोहल्ला कमेटी हम उनसे बात करेंगे, ठीक। यानी इस तरह से चूंकि ये बात एसोसिएशन के तक ही महदूद है या कि आपने कन्वे किया है जो स्कूल्स हैं? ये हम बाकायदा स्कूलों को डायरेक्शन दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर के इस वक्त सारे जम्मू कश्मीर के एसोसिएशन ऑन बोर्ड है, तो हमने सारे स्कूलों को डायरेक्शन दिया है कि कोई भी डिजर्विंग पेरेंट को हरास ना किया जाए और कोई भी ऐसा पेरेंट जिसके पास बिल्कुल आमदनी का कोई जरिया ना रहा हो, इसको तंग ना किया जाए। ये हमने पहले ही स्कूलों को डायरेक्शन दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग
कहते हैं, हालांकि तालीम को फ़रोग देने में यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उनका एक अच्छा किरदार रहा है, लेकिन इस मोड़ पर, इस घड़ी में जब पेंडेमिक है, हर कोई घरों में महसूर होकर रह गया है। लोगों का मानना है कि जब बच्चे का एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो उस वक्त एक मोटी फीस जो है डोनेशन के नाम पर दी जाती है। तो क्या आज वो डोनेशन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ताकि इस माहौल से निकला जा सके? देखिए, पहली बात है कि जहाँ तक डोनेशन का ताल्लुक है, डोनेशन कुछ गिने चुने स्कूल ही लेते हैं। आम स्कूल तो कहता है किसी तरह से मुझे एडमिशन आए, खासकर जो छोटे स्कूल हैं। इसमें आम तौर पे ये डोनेशन के ताल्लुक से जो अक्सर शिकायतें आती हैं मिशनरी स्कूल्स के ताल्लुक से, मिशनरी स्कूलों को चूँकि ऑलरेडी जो है चर्च जो है बैक करता है, उनके पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लैंड वैंड वैसे फ्री होती है, तो उनके हद तक ये मामला ठीक है। बाकी रहा और स्कूल तो मैक्सिमम एडमिशन फीस तो बहुत कम स्कूल जो लेते हैं, फिर जो लेते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके खर्चे और उनका स्टैंडर्ड उसी हिसाब से है। उस ताल्लुक से हमारी पहली ही पॉलिसी बनी है कि इन हालात में एक तो कोई भी हाइक नहीं होगी जो लॉकडाउन का है, दूसरी बात है कि किसी गरीब डिजर्विंग आदमी को बिल्कुल परेशान न किया जाए, लेकिन उसके साथ ही वो लोग जो इस आड़ में जनरल कंसेशन के तहत अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, उस चीज़ को स्कूल एसोसिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। गरीब कैसे, ये आप तस्वुर किस चीज़ को आप गरीब बोलते हैं? क्योंकि क्या कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा ऐसे पेरेंट को जिससे वो पता चले कि इसकी हालत जो है, माली हालत ख़राब है? ये कैसे आप वहाँ पे बता सकते हैं? आपको बताता हूँ, मसलन हमारे पास एक स्कूल है, ये इकॉनमी एरिया में, उस इकॉनमी स्कूल की वैसे भी फीस कम है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी बहुत ही गरीब लोगों के होते हैं। अब चूँकि हमें मालूम है कि किस पेरेंट का क्या काम है, अगर एक पेरेंट जो है डेली वेजर है, वो स्कूल के ऑलरेडी रिकॉर्ड में होता है, उसको वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर वो बाय द वे स्कूल फिर आता है, वो अपने बच्चे को साथ लेके या ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उस वक्त स्कूल को डायरेक्शन है कि उसको उसी वक्त उसको फीस के लिए उसको तंग ना किया जाए। और दूसरी बात जो अभी बहुत ही अच्छी बात है, जो गवर्नमेंट को हमने कहा और गवर्नमेंट उस पर गौर कर रही है, कि उन पेरेंट्स के अकाउंट्स में हमने सरकार को कहा कि कम से कम 1,000-1,200 रुपये मंथली इन महीनों का आप दे दीजिए, जो आपके पास डिजास्टर फंड है, जो आपके पास गवर्नमेंट के पास पैसा लैप्स होने से बेहतर है कि उन गरीब पेरेंट्स को दिया जाए। इन प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट ये चीज़ मान रही है, लेकिन अब ये कब इम्प्लीमेंट होगा ये अलग बात है, लेकिन तब तक पेरेंट्स को परेशान नहीं किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत बैरूनी रियासत से वापस लौटने वाले मजदूरों का पहला ग्रुप श्रीनगर पहुंच गया है। श्रीनगर में इंतजामिया की जानिब से इन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जहां इन सभी लोगों के नमूने लेकर उनको तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही इन लोगों को घरों के लिए रवाना किया जाएगा। श्रीनगर पहुंचे सैकड़ों लोगों के वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग भी हो रही है और इंतजामिया के मुताबिक तमाम तर ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके लोग इंतजामिया पर सवाल उठाते नजर आए। हम यहाँ गोवा से आए, नॉर्थ गोवा से, जो कि ग्रीन जोन है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प किया, वहाँ की पुलिस, वहाँ की मेडिकल स्टाफ, लेकिन यहाँ देखा, यहाँ कोई कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था। ना पुलिस बोलते हमको भी पता नहीं, एडमिशन बोलते हमको भी पता नहीं। वहाँ से जब लिस्ट निकली, जब हम यहाँ पहुँचा, जम्मू पहुँचा, वहाँ से भी हमको टेस्ट किया गया, वहाँ से भी आगे भेजे। यहाँ ये लोग क्यों बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं है कुछ, और होटलों का बंदोबस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अगर क्वारंटीन जाना है हम लोग तैयार है, लेकिन जाना कहाँ है? हमें सुबह से नहीं, कल शाम से कुछ नहीं खाया है। जो भी खाना हमको दिया गया वो सुबह पकाया था और रात को 9-9:30 बजे दिया है। जो हम एक्सपेक्ट अपने गवर्नमेंट से कर रहे हैं वो हमको कुछ नहीं मिला। वी थैंक ऑलवेज टू गोवा गवर्नमेंट, दे बीन वेरी काइंड टू अस। मैं डॉक्टर मनमीत बोल रहा हूँ, नोडल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन श्रीनगर, और मैं इस वक्त पूरा एग्जैक्ट TRC में खड़ा हुआ हूँ। हमारी जो डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, ये पूरे इनको स्क्रीनिंग कर रही है। रात को 12 बजे से गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, जो कि अभी हमारे पास लगभग 535 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है, और उसके बाद कुछ लोगों की टेस्टिंग ऑन स्पॉट यहीं पे हुई गई है। और उसके बगैर जो हमारे जो और पर्सन बच रहे हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डालने के बाद उनकी कल सैम्पलिंग की जाएगी, या अभी चल रही है सैम्पलिंग। उसके बाद जब इनका कोविड-19 का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से उनको छोड़ा जाएगा। रही बात अभी हमारी स्क्रीनिंग चल रही है, अभी पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, और भी बसें आ रही हैं, चल रही हैं बसें, तो हमारी अभी स्क्रीनिंग पूरी कंप्लीट चल रही है इस टाइम। बैरूनी रियासत मजदूरों के साथ साथ तलबा की वापसी का सिलसिला भी जारी है। बेंगलुरु में दरमादा करीब 200 तलबा शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले पहुंच गए, जहां इंतजामिया की जानिब से इन सभी लोगों को सेंट जोसेफ स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है, जिसे इंतजामिया की जानिब से
क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है और इन सभी तलबा को तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। तलबा के मुताबिक घर वापसी के सफ़र के दौरान उन्हें कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ा और इस बीच यहाँ पर इंतज़ामिया के मुताबिक क्वारंटाइन सेंटर में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। तलबा हों या दीगर लोग, उन्हें किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए, इसके लिए इंतज़ामिया यहाँ मुतहर्रिक है। ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो कुछ तलबा व तालिबात जो बाहर रियासत से बाहर जो लोग गए थे, हालांकि वो आज आने के बाद इनको जो है यहाँ पे जो सेंट जोसेफ स्कूल में रखा गया। हालांकि यहाँ पे जो इनकी जो स्क्रीनिंग वगैरह वो हो जाएगी, उसके बाद जो है इनको क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताते चलूँ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं BMO शीरी। हालांकि इनके ये जो यहाँ पे जो है इंचार्ज है, इनके साथ हम मकसद ये जानने की कोशिश करेंगे आज जो है ज़िले बारामूला में कितने जो है तलबा व तालिबात आए हैं जो रियासत से बाहर गए थे। जी, आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताइए कितने आज जो है तलबा व तालिबात यहाँ पे आए ज़िले बारामूला में, और जो आपने यहाँ पे जो इंतज़ाम रखे हैं वो किस तरह के? जी, जैसे आपको पता है कि बेंगलोर से एक ट्रेन आई थी और कुछ गाड़ियां भी दिल्ली वगैरह से आई थी, तो कल शाम से ही स्टूडेंट्स के आने जाने का और कुछ फैमिलीज़ के आने जाने का सिलसिला जारी है। तो जहां तक यहाँ मैं सेंट जोसेफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 200 लोगों की फैसिलिटी क्रिएट की हुई है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसासत से, और यहाँ पे हम 200 बच्चों को रख रहे हैं। और इनके लिए यहाँ पे ही सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर ही हमने खाने पीने का इंतज़ाम रखा है ताकि प्रॉब्लम ना हो, टाइम पे खाना मिले और अच्छा खाना मिले। तो बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे दूसरा हमारा सेंटर है यहाँ DPS दिलीना में, वहाँ तक अभी हमने 84 के आसपास लोग डाले हैं, और बाकी लोगों को भी हम DPS दिलीना और हमारे पास जो नॉर्थ कैंपस कश्मीर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ भी एडजस्ट कर रहे हैं हम। और एक लेबरर्स का एक ग्रुप था 50 के आसपास, उनको हमने JNV शाहकोट कल शाम को ही शिफ्ट किया। जी, नटशल में मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक कल शाम तक यहाँ ज़ायद 600 लोग जो बाहर के थे वो यहाँ पे आ चुके थे। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया गया था, उनके सैंपल्स लिए गए थे, नेगेटिव पाके उनको अब स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन किया गया है। तो ये जो लोग आ रहे हैं कल से, ये 400 लोग, दे आर ओवर एंड अबव द 600 पीपल। तो इन्होंने यहाँ पे फारूक साहब, ये हमने सुबह से पाया कि इन्होंने यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस वो कायम नहीं किया था, ये वजह क्या? देखिए, यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो अक्सर जब ये गाड़ियों से उतरे तो इट टुक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम हमें भी लगा इनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने में। तो बट माशाल्लाह अब तो ठीक है। नाउ वन बाय वन दे आर गोइंग इनसाइड द रूम्स, इनका प्रॉपरली स्क्रीन किया जाता है, एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसके बाद ये रूम्स में जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वी आर प्रिपेयरिंग देयर लिस्ट एंड वेरी सून, जितना जल्द मुमकिन हो उसके इतना जल्द हम इनका सैंपल ले लेंगे, और इंशाल्लाह रिपोर्ट आने के बाद अगर नेगेटिव हुआ तो इनको घर भेज देंगे। यहाँ पे मैं एक स्पेशली मेंशन करूँगा, यहाँ ज़िले बारामूला की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है DC साहब की क़यादत में, वो पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं। दिन क्या, वो रात को भी इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और हमें भी अलर्ट रख रहे हैं, और ख़ुद भी इस चीज़ का वो जो है खुद सुपरविज़न कर रहे हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, ये मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ है। कहीं पे हमारे पास रूम्स हैं तो रूम्स में 2 बेड हैं, जहाँ पे हॉल्स हैं तो वहाँ पे हमने करीब 2-2 मीटर्स की दूरी पे एक बेड रखा हुआ है। हाँ, तो मैक्सिमम 6 लोग आते हैं एक हॉल में। शुक्रिया। ये थे BMO शीरी फारूक साहब, इनका यही कहना है। बेशक इनको जो है रास्ते में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जब हम ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो है इन्होंने अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इनके जो है टेस्ट्स जो स्क्रीनिंग बाज़ाब्ता तौर पे होगी, उसके बाद जो है इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तकरीबन 14 दिन जो है क्वारंटाइन पीरियड इनको जो कंप्लीट करके इनको जो है अपने अपने घरों में ये रवाना हो जाएंगे। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। इधर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों तलबा और मजदूर आज अनंतनाग पहुँच गए। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा सभी लोगों के लिए ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने पहले ही तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाए हैं और अनंतनाग ज़िले के अंदर इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सभी के टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद इन्हें घरों के लिए जाने की इजाज़त मिलेगी। इस बीच आज इन लोगों की वापसी का सिलसिला ज़िले के अंदर शुरू हुआ है। मगर हमने इतना सख्ती बचपन से नहीं देखा जितना सख्ती हमने आज इन दिनों में देखा है। हमको सब कुछ वहाँ एक 10 रुपये का चीज़ 20 रुपये का हमको वहाँ मिलते थे। 10 रुपये हमने अब वहीं सब कुछ छोड़ा, पैसा भी वहीं छोड़ा, माल भी हमने वहीं छोड़ा। हम बिज़नेस कर रहा था वहाँ, हमारा बिज़नेस शाल का बिज़नेस था,
मगर हमने ये सख्ती कभी नहीं देखा। फिर भी हम शुक्रगुजार हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लोगों के, जो यहाँ हमको महसूस ही नहीं हुआ। हम कह रहे हैं हम घर पहुँच गए हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा उठाया सर, बहुत अच्छा। हमको इतना बाहर सख्ती कहने की बात मत सोचो। हम इस गवर्नमेंट अपने यहाँ की गवर्नमेंट, हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के लिए, बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बच्चे इनका इतना वहाँ गर्मी कुछ नहीं हमको समझो बाहर नहीं निकलने देता, और हम पास बना हम घर जाएंगे नहीं, डंडे मार रहा था वहाँ का पुलिस। बहुत सख्ती सर, बहुत सख्ती हमारे। गुल मोहम्मद शाह, मैं दिल्ली से आया हूँ। 4 दिन मुझे रास्ते में हो गए। लखनपुर में 1 दिन ठहरे, उसके बाद हम वो सांबा में उस धर्म मंदिर में गए, उधर भी 1 रात ठहरा। उसके बाद हम कल यहाँ रात को 12:30 बजे पहुँच गए। 12:30 से भी तो ठीक थे, तो खाना वाना भी मिला, बिस्तर भी मिला, रात को आराम किया, तो उसके बाद आज टेस्ट कर देंगे। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर भी लद्दाख के तलबा इस वक्त दरमांदा हैं, और आज जम्मू से तलबा की वापसी का सिलसिला लद्दाख के लिए शुरू हुआ। इंतजामिया की जानिब से आज बैरून रियासत दरमांदा सैकड़ों तलबा को वापस लेने का जहां पर दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब जम्मू से आज सैकड़ों तलबा वापस लद्दाख पहुंचे। सभी तलबा को करीब 2 हफ्तों तक तिब्बी निगहदाश्त में रखने की बात की जा रही है, जहां उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद इन्हें घरों के लिए रवाना किया जाएगा। 79 बसों में आज 1000 से ज़ायद तलबा जो कि लद्दाख के लिए रवाना किए गए। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बहुत सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में स्ट्रैंडेड थे, और अब जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस लगातार सिलसिलेवार तरीके से शुरू हुआ है। अगर हम आज की बात करें, आज सबसे ज़्यादा गाड़ियों की काफ़िला लद्दाख के लिए रवाना हुए हैं, जिनमें लद्दाख के स्टूडेंट्स और स्ट्रैंडेड लोग देश के अलग अलग हिस्सों से लद्दाख के लिए लाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें, अभी भी देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रैंडेड हैं। वो लगातार यूटी इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है उसमें तेज़ी लाए, ताकि वो लोग सेहतियाब अच्छे तरीके से लद्दाख अच्छे अंदाज में पहुँच पाए। शुरू हुआ है, लेकिन चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, यूपी और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट में जो फंसे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग यूटी इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो फंसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इवैक्यूएशन के लिहाज से कोई जो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की है। इस हवाले से वहाँ पर रह रहे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और यूटी इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि उनके लिए भी नोडल अफसर तैनात करें, और उन्हें भी बाकी हिस्सों से ला रहे स्टूडेंट्स की तरह उनको भी लद्दाख वापस लाया जाए। साथ साथ अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में भी लद्दाख के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं स्ट्रैंडेड, वो लोग भी यूटी इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि मुंबई से भी उनको लद्दाख के लिए लद्दाख वापस लाया जाए। वो लोग अपील कर रहे हैं कि यूटी इंतज़ामिया से जो ट्रेन टिकट हैं उनको ट्रेन टिकट फराहम की जाए। साथ साथ हम आपको बताते चले, इस वक्त लद्दाख के 300 से ज़्यादा ज़ायर ईरान में फंसे हुए हैं। लगातार 70 दिनों से वहाँ पे वो लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं। अब जो है वहाँ पे रह रहे ज़ायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यूटी इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि उनको लद्दाख जल्द से जल्द वापस लाया जाए। इधर चनाब वैली की ज़िला डोडा में भी इंतजामिया की जानिब से आज ताजरों को राहत दी गई, जहाँ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू होने की आज इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को इजाज़त तो दी गई, लेकिन ढील के दौरान लोगों ने आज ज़रूरी साजो सामान की जहां खरीदो फरोख्त थी, वहीं दूसरी जानिब पुलिस भी लगातार लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दे रही है। ज़िले में आज भी लोगों ने मज़ीद ताउन की तमाम लोगों से अपील की ताकि लॉकडाउन को कामयाब बनाया जा सके। इंतजामिया भी इस दौरान मुतहरिक नज़र आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से, इसलिए कि ये ग्रीन जोन में है। और रही बात जो हमारी, मैं तो एक शॉपकीपर हूँ, हमारी जो दुकानें बंद थी, मतलब हमारा जो टाइम दिया गया था 2 से लेके 5 तक, फिर 1 घंटा बढ़ाया था, उसमें काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। अभी सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने 10 से लेके 5 या 6 बजे तक जो भी इनने टाइम दिया है, इसमें हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है, हम खुद भी लोगों को ये कहते हैं, अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जो भी लोग काम से आएंगे उनके लिए बेटर है कि वो अगर मेरी शॉप पे आए या किसी और की शॉप पे जाएं, वो सबसे अच्छी बात है। ऐसे ना कि बिल्कुल मार्केट में फजूल घूमते रहें, कभी इधर कभी उधर। जैसे जो डायरेक्शंस आई थी, जो
SOP کے تحت جو چیزیں پرمیٹڈ آئٹمز ہیں ان سب کو جو ہے کھولنے کے آلریڈی ڈائریکشن دے دیے گئے ہیں. صرف جو ہماری کچھ نان پرمیٹڈ آئٹمز ہیں جیسے ریسٹورنٹس ہیں, سلونز ہیں یا پھر بار ہے, وہ سارے بند رہیں گے. باقی سارے مارکیٹ جو ہے وہ کھولنے کے لیے آلریڈی ہدایت دی گئی ہے. وہیں سرحدی ضلع پونچھ کو جہاں گرین زون قرار دے دیا گیا ہے, وہیں دوسری جانب انتظامیہ کی ڈھیل دینے کے دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد آج بازاروں میں نظر آئی. اور انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ڈھیل تو دی گئی لیکن لوگ بھی آج لاپرواہی برتتے نظر آئے. ضلع میں جہاں انتظامیہ نے کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کی تاجروں کو اجازت دی تو دوسری جانب لوگ آج بلا جواز بھی بازاروں کا رخ کرتے نظر آئے. اگرچہ انتظامیہ کی جانب سے سخت بندش عائد کی گئی تھی, باوجود اس کے بلا جواز لوگوں کی نقل و حمل جاری تھی اور لوگوں نے انتظامیہ سے آج ضلع کے اندر اپیل کی کہ بندشوں کو مزید سخت کیا جائے تاکہ وبائی صورتحال سے نمٹنے میں انتظامیہ کو مدد مل سکے. جس طریقے کا رش دیکھ رہے ہیں پونچھ کے اندر, گاڑیاں باہر سے سٹی میں آ رہی ہیں, سٹی والے بھی جو ہے کوئی کام نہیں ہے. ڈیلی کسی کو بازار کوئی کام نہیں ہے, مجھے بھی ڈیلی کو کام نہیں ہے. ڈیلی ہر آدمی اگر گھر کے 5 آدمی 5 کے 5 بازار میں ہوں گے. پورا پونچھ اس وقت جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر بالکل بازار میں مارکیٹ گلیوں میں گھوم رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بھی اگر کرونا پازیٹیو اگر پونچھ کے اندر پایا جاتا ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ پورے پونچھ کو اپنی لپیٹ میں لے گا. لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ گرین زون ہے, یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن DC صاحب نے جیسے ہی کام چلایا, بہت اچھا کام چلایا ہے. انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کو بچایا, یہ مبارکباد کے قابل ہیں. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ڈسٹرکٹ آفیسر, ڈیولپمنٹ کمشنر یا SP صاحب اتنی کوشش کر رہے ہیں, بیڈ فورس اتنی کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹر اتنی کوشش کی ہے انہوں نے, کیونکہ پونچھ کو گرین زون سے باہر نہیں نکلنے دیا. تو میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے, جیسے یہ دیکھو ہمارا بس سٹینڈ ہے, پارکنگ بنی ہوئی ہے, کوئی بھی کسی کے پاس پرمیشن نہیں ہے, ایسے ہی گاڑی گھس جاتی ہے بس سٹینڈ میں, تو یہ پارکنگ بنا کے رکھ دی ہے. ادھر ضلع راجوری میں بھی انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے جہاں تمام کوششیں کی گئی ہیں, وہیں دوسری جانب ضلع کی عوام کو آج اس وقت راحت ملی جب انتظامیہ کی جانب سے تاجروں کو کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی گئی. ضلع میں ملی ڈھیل کے دوران لوگوں نے بازاروں کا رخ کیا. اس دوران لوگوں نے سماجی دوری کو برقرار رکھتے ہوئے آج خرید و فروخت کی. لاک ڈاؤن کے 50 روز کے بعد راجوری کی عوام کو ملی آج بڑی راحت, اس وقت جب ضلع انتظامیہ کی طرف سے راجوری میں مزید کاروباری سرگرمیوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے, جس میں مختلف وقت مقرر کیے گئے ہیں اور ہفتے میں 3 دن کے وقت دیا گیا ہے ان دکانوں کو کھلنے کے لیے, جو آج 50 روز کے بعد اس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ راجوری میں اب تھوڑی سی رونق نظر آنے لگی ہے, کیونکہ آج جس وقت انتظامیہ کی طرف سے آرڈر صادر ہوا اس کے بعد لوگوں کا کافی رش بازار کو دیکھنے کو ملا, کیونکہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد عید کا تہوار بھی آنے والا ہے اور اس کے چلتے انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کو راحت دینے کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. حالانکہ آج ہی انتظامیہ کی طرف سے جب یہ آرڈر صادر ہوا کہ کچھ دکانوں کو ہفتے میں 3 دن کھولنے کی اجازت دی جائے گی, اس کے بعد ایک بار پھر بازار میں رونق ضرور نظر آنے لگی ہے, جہاں لوگ اب گھروں سے باہر نکل کر خرید و فروخت کر رہے ہیں. انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کو یہ آج ایک بہت بڑی راحت ضرور دی گئی ہے. جمشید ملک, گلستان نیوز, راجوری. ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام طارق حسین گنئی نے آج افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. کانفرنس ہال بڈگام میں ہوئے اس اجلاس میں انہوں نے PMDP اور ساتھ ہی ساتھ B2V منصوبوں میں جاری کام کاج میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام نے کہا کہ مختلف ایجنسیوں اور محکموں نے کووڈ-19 وبائی بیماری کی وجہ سے مارچ کے بعد جاری لاک ڈاؤن کا اثر ترقیاتی منظرنامے پر پڑنے کے بعد ہاتھ میں لیے گئے کئی منصوبوں کو ادھورا چھوڑ دیا, لیکن اب انتظامیہ دوبارہ کوشش کر رہی کہ جلد یہاں پر کام بحال کیا جائے. انہوں نے افسران پر زور دیا کہ لاک ڈاؤن اور بندشوں میں نرمی کے بعد ان منصوبوں میں صورت لائی جائے تاکہ وقت مقررہ کے اندر ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. انٹرنیٹ کی عدم دستیابی یا کم رفتار اور اس سے تنگ آ کر طلبہ, والدین اور ساتھ ہی ساتھ اب صحافی بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. اور آج جنوبی کشمیر کے اندر اسی طرح کی صورتحال بنی جہاں والدین ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے. اونتی پورہ میں ان والدین نے خاموش احتجاج کیا اور والدین کے مطابق اگرچہ انہیں اپنے بچوں کا پرائیویٹ اداروں کے اندر داخلہ لے کر لاکھوں روپے خرچ کیے, تاہم انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. احتجاجیوں نے انتظامیہ سے انٹرنیٹ کی جلد بحالی کا مطالبہ کیا تاکہ بچے آن لائن تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں. ادھر جنوبی ضلع پلوامہ میں بھی ٹیسٹنگ کی سہولیت کے ساتھ ساتھ انتظامیہ نے بہتر اقدامات کرنے کے دعوے کیے ہیں. ADC پلوامہ کے مطابق ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے کوارنٹائن سینٹرز میں بھی بہتر سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں.
बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर यहाँ पे है, इमरजेंसी में ये इस्टेब्लिश करने पड़े और मैं भी किसी जगह पे कुछ थोड़ा सा उसमें कमी पेशी होती है, वक्त के साथ साथ जो भी कमियाँ होती हैं वो हम दूर करते रहते हैं। उसमें हम क्वारंटीन सेंटर में लोग कंटिन्यूसली आते हैं, 14 दिन 15 दिन 18 दिन जो भी उनका पीरियड होता है उसके दौरान टेस्टिंग होती है। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उनका क्वारंटाइन पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद कहीं पे कोई और सस्पेक्ट निकलता है, वहाँ के लोग आ जाते हैं वहाँ पे, उनको भी हम वहाँ पे क्वारंटीन करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स हैं ये मेनली स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लिहाज से नहीं था जो कि एक क्वारंटीन सेंटर के लिए होना चाहिए, बट हमने बर वक्त कार्रवाई करके विद इन नो टाइम इमरजेंसी में इनको इस लायक बनाया कि वहाँ पे आराम से कोई इंसान कोई बंदा बैठ सके विद SOPs, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखे, जो भी बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे सैनिटाइज़र्स उनको प्रोवाइड किए, खाने पीने का इंतज़ाम अच्छी तरह से किया हुआ है, उनके रहने का जो भी उनको चाहिए वहाँ पे कंबल चाहिए, टॉवेल्स चाहिए, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, बकेट, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हम पूरी तरह फुलफ़िल कर रहे हैं, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवानी ने आज कहा कि मौजूदा हालात का सरहद पार से गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है और बालाई इलाकों में बर्फ़ पिघलने के साथ साथ दरअंदाजी की कोशिश भी तेज़ हो सकती है। ताहम फ़ौज ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ तैयार है और मौजूदा हालात या फिर सरहदी इलाकों पर सिक्योरिटी एजेंसियों की करीबी नज़र है। And with the improvement in the weather, with the snows melting, there is always periodic spikes have always been there. That is the pattern of the many years past. So there is nothing untoward in what has happened this year either. We were expecting that after 6 months of hiatus and not having been able to garner any support internationally, Pakistan would try to do some extra actions to try to draw attention back to the Kashmir issue, but we were aware of such a situation that might develop, and we are well prepared to tackle any such incidents starting in the future. We have a strong counter-infiltration and counter-terrorist grid, which we keep modifying. It is a dynamic grid, and based on various intelligence inputs, we keep modifying our tactics and the procedures that we have to follow. Well, I would rather call it Terror Revival Front, because that's all it is. It is another terrorist organization by another name. There should be no doubt about that whatsoever, and this is a terrorist organization supported by its proxies from across the border, and we have no doubt that they have got foreign support. And over the years, a number of terrorist organizations have come up with different names, but that's what they are, terrorist organizations, and they will be dealt with appropriately. सब जिला बनिहाल के ठाची गांव के लोग दौरे जदीद में भी कई तरह की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। दुनिया भर में आज 5G इंटरनेट खदमात शुरू करने के चर्चे हैं, तो इस गांव में आज तक फ़ोन कॉल के लिए नेटवर्क सिग्नल तक मोबाइल पर नज़र नहीं आता। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, कई और मामलात भी हैं, खुद इन लोगों को सुनिए। बनिहाल टाउन से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ठाची का इलाका है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर उनको बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या कुछ मसला है आपको? देखिए, यहाँ हम बहुत बनिहाल से 10 किलोमीटर दूर हैं ठाची, और यहाँ पर ना टावर है और पानी तो है वैसे, और लाइट की भी किल्लत है ना। ट्रांसफार्म बीच में ट्रांसफार्म भी खराब हो जाता है, हमें ट्रांसफार्म भी चाहिए और जियो टावर भी चाहिए, हमें एयरटेल टावर भी चाहिए। हमें सिग्नल की भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ टावर भी नहीं आते, और हमें लाइट भी चाहिए, पोल भी हमें नहीं है। हमें यहाँ से बहुत दूर, कम से कम 5 किलोमीटर दूर हम रहते हैं, तो 2-3 महीने के लिए हमें ना पोल है ना तार है, तो हमें पोल भी चाहिए। और खासकर यहाँ पर जो है टावर, और टावर की बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। टावर तो बिल्कुल नहीं है, खासकर एयरटेल टावर, जियो, कोई टावर नहीं। चलिए जी, सिग्नल यहाँ इस इलाके में नहीं है, बिजली की और पानी की भी कमी है। लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम तालिब हुसैन है जी, और हम यहाँ बानिहाल से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हमारे गांव का नाम है ठाची। तो हमें यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है, जो खासकर है, लाइट की बहुत किल्लत रहती है हमें यहाँ पे। लाइट तो बहुत ज्यादा कम रहती है। ट्रांसफार्म
ہے ہمارے پاس لائٹ ہے، لیکن اس میں ایک ڈیڑھ مہینے ہمارے پاس لائٹ بالکل سنگل رہتی ہے. اس میں یہاں پہ کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. اور باقی ہمارے پاس جو موبائل کے سگنل وغیرہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. فون کی بہت شارٹیج ہے یہاں پہ، سگنل بالکل نہیں آتا ہے ہمارے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کسی بھی کمپنی کا ٹاور آ جائے جہاں تو تاکہ ہم بھی کہیں رابطہ شابطہ کریں. چلے جی، بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ایک بزرگ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنا نام بتائیے اور ساتھ میں بتائیے کیا مشکلات ہیں. میرا نام سر الدین ہے. بانیہال سے 10 کلومیٹر ہم دور رہتے ہیں. جو اس لڑکے نے بتایا یہ تو بالکل صحیح ہے. اس وقت ڈیجیٹل کا زمانہ ہے. ہمارے پاس نہیں اس وقت بجلی ہے، پول ہی نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ جو تار ہے یہ درختوں کی طرف لگی ہوئی ہے. یہ سامنے کی بات ہے. لہذا ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کے طرف توجہ دے، خاص کر. اور بجلی والے اور یہ ٹاور ہے جو اس وقت ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس کے یہ رکھا ہی نہیں، ادھر کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں. آپ یہ گورنمنٹ تک کی بات پہنچائی. چلے جی، جوانوں کی بات کریں یا اس کے ساتھ میں بزرگوں کا بھی یہی ماننا ہے. یہ ٹھاچی کا علاقہ ہے، 10 سے 12 کلومیٹر کی دوری پر بانیہال ٹاؤن سے ہے. اور کہیں نہ کہیں ان کا ماننا ہے کہ آج کل کے اس ڈیجیٹل زمانے میں یہاں ان کے لیے جو ہے موبائل ٹاور کی فیسلٹی بھی یہاں پہ دستیاب نہیں ہے، چونکہ یہ علاقہ بھی جو ہے یہاں پر بھی بچے جو ہے رورل ایریا کے پڑھنے والے بچے ہیں اور آج کل موبائل کا ہونا بہت ضروری ہے، سگنل کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ میں ان کا ماننا ہے کہ کچھ پائپیں جو ہے جہاں پر ریزروائر بنا ہے بڑی پائپیں لگائی گئی ہے، لیکن گھروں کے اندر جہاں پانی پہنچنا چاہے جو چھوٹی آدھی انچ کی جو پائپیں ہوتی ہے اس سے یہاں پہ یہ لوگ محروم ہیں. جہاں سرکار بڑی باتیں کرتی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے بہت ہی زیادہ آبادی پر مشتمل ہے، تقریباً 4 سے 5 ہزار کے قریب جو ہے یہاں پر اس ٹھاچی امکوٹ کے اندر جو ہے آبادی ہے. لیکن یہ ٹھاچی کا مین علاقہ ہے، یہاں ان چیزوں سے ابھی بھی یہ لوگ آج کل کے اس ڈیجیٹل زمانے سے میں محروم ہے. امید ہے کہ یہاں پر جو پی ایچ ای محکمہ اور بجلی محکمہ جو ہے جہاں پر کئی جوانوں نے یہ کہا کہ سنگل یہاں پر جو ہے وولٹیج ہوتی ہے اس کو بھی وولٹیج جو ڈراپ ہوتی ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے اور پول کی سہولت جو ہے ان لوگوں کو ملنی چاہیے. تو اسی امید کے ساتھ میں عارف وحید. ادھر محکمہ بجلی میں کام کر رہے عارضی ملازمین نے آج سرحدی ضلع پونچھ کی سرنکوٹ تحصیل میں احتجاج کر متعلقہ محکمے سے ناراضگی کا اظہار کیا. احتجاجی ملازمین کے مطابق اگرچہ وہ انتہائی سنگین صورتحال میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تاہم باوجود اس کے انہیں گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے. عارضی ملازمین نے لیفٹننٹ گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ عید سے قبل ان کی بقایا تنخواہ واگزار کی جائے تاکہ انہیں فاقہ کشی کا شکار نہ ہونا پڑے. ادھر کشمیر ویلی الیکٹرک کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی آج سری نگر میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا. ملازمین کے مطابق اگرچہ انہوں نے وبائی صورتحال میں بھی اپنی خدمات انجام دی، تاہم کئی ماہ سے تنخواہوں سے وہ محروم ہیں. احتجاجی ملازمین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے عید سے قبل تنخواہ واگزار کی جائے. جموں کشمیر امپلائیز کوارڈینیشن کمیٹی کے صدر شاہ فیاض نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر وادی کشمیر سے مختلف محکموں سے وابستہ ملازمین کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے جنہیں کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے. میں آپ کے سامنے اس وقت روبرو اس لیے ہوا ہوں کیونکہ حالات ایسے پیچیدہ ہو گئی ہیں گراؤنڈ لیول پہ. جو ہمارے ڈیلیویجرز، کیجول لیبر، جو ایک پور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے امپلائیز کا، جو گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں، جس میں فارسٹ ہے، پی ایچ ای ہے، پی ڈی ڈی ہے، ٹورزم ہے، میونسپلٹی ہیں، سارے محکموں میں یہ کام کرتے ہیں، سی پی ڈبلیوز ایجوکیشن کے ہیں. آج تک ان کے ویجز جو بھی ریلیز ہوتے ہیں وقت پہ نہیں ریلیز ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، کچھ لوگوں کے منتھس، مہینوں سے پینڈنگ ہے ویجز، کچھ کے سالوں سے پینڈنگ ہے. کہیں جہاں جہاں یہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کل صبح. ہماری بھی اپیل رہی بہت بار گورنمنٹ سے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا. سندھ فارسٹ ڈویژن کے سی کیٹیگری امپلائیز پچھلے مہینوں سے انصاف کی گہار لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح ٹورزم ڈپارٹمنٹ، پی ایچ ای، فوڈ وغیرہ سارے محکموں میں جو کام کرتے ہیں، یہ بیچارے دن بھر کی دیہڑی مزدوری کر کے ان کو گورنمنٹ منتھلی جو ویجز دیتے ہیں وہ بھی ٹائم پہ نہیں ملتے. ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج اناؤنس ہونا چاہیے اور ان کو عید سے پہلے جو ہے ویجز سارے کیجول لیبر جو بھی رجسٹرڈ کیجول لیبر سے ان کو یہ مہیا ہونی چاہیے. اسی لیے ہماری اپیل ہے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو سے، ان کے مشیروں سے، ورتھی چیف سیکرٹری سے اور ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری سے، سارے سیکرٹری سے، کہ ان کے جو ویجز ہیں وہ ان حالات میں کووڈ-19 میں اور جو کیا آج ماہ رمضان کے مبارک دن چل رہے ہیں ان میں جلد سے جلد ریلیز کریں تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ خوشی منائیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں عوام کو کئی طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، وہیں دوسری جانب گراں فروشی بھی عروج پر ہونے سے عوام کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور وادی میں بھی
अब लोगों का ये कहना है कि बाजारों में सरकारी नरखनामों की कोई पासदारी नहीं की जा रही और न ही मुतलका हुकाम की तरफ से रेटों को काबू में रखने के लिए मार्केट चेकिंग स्क्वाड कहीं नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में अशिया ज़रूरिया बिलखुसूस अशिया खुर्दनी की कीमतों में आए रोज़ यकायक इजाफा हो रहा है और अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने आम सारिफ की कमर तोड़ कर रख दी है। लोगों के मुताबिक सार्फिन को हुकूक के तई आगाह करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नारे रकम तो किए जाते हैं, ताहम ज़मीनी सतह पर बाजारों में ग़राम बाजारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और श्रीनगर में भी आवाम की शिकायत पर जिला मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि मनमानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बावजूद इसके लोग आज भी इंतजामिया पर श्रीनगर में सवाल उठाते नजर आए। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में जंगली जानवरों ने बस्तियों की जानिब रुख करना शुरू कर दिया। हंदवारा के बटपुरा मागाम में तेंदुए ने आज एक 18 साल नौजवान पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया। नौजवान को जख्मी करने के बाद तेंदुए ने एक मस्जिद में पनाह ली, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ये इस इलाके के अंदर दूसरा ऐसा वाक़या है जब तेंदुआ बस्ती के अंदर दाखिल हुआ हो। महकमा वाइल्ड लाइफ और कुपवारा पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और कई लोगों की इस कार्रवाई की वजह से जान बच गई। दीगर अजला की तरह जिला बांडीपोरा में भी फ्रूट ग्रोवर्स को लॉकडाउन की वजह से पैदाशुदा बहरान से नुकसान उठाना पड़ रहा है और जिला बांडीपोरा में भी चेरी के कारोबार से वाबस्ता लोगों की माने तो मुल्क की जारी लॉकडाउन की वजह से वो जरासीम का अद्वियात का छिड़काव नहीं कर पाए हैं, जिसका असर इनके रोजगार पर पड़ा है। चेरी ग्रोवर्स ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि जारी लॉकडाउन की वजह से उन्हें हुए नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर की हिदायत पर तहसील इंतजामिया अवंतीपुरा ने आज कई इलाकों में गैर कानूनी तौर पर काश्त की गई खशखाश की फसल को तबाह किया। नायब तहसीलदार अवंतीपुरा और साथ ही साथ दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में खुसूसी टीमों ने यहां पहुंचकर मुहिम चलाई, जिस दौरान कई कनाल अराजी पर गैर कानूनी काश्त को आज तबाह किया गया। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।